नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों ये पेपर जो है यूपी SSSC आयोग के द्वारा 29 अक्टूबर को यूपी पेट की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें भी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी उत्तर कुंजी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और इस उत्तर कुंजी को लाने का एक उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों ने जिन भी प्रश्नों के जो भी उत्तर किए हैं उनका वास्तविक उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, आपको पता चल जाए, जिससे आप अपने आप को आश्वस्त कर पाएँ कि आपने कितने सवालों को सही किया है, कितने सवालों को गलत किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। इसमें जो पहला सवाल है वो ये है, fill in the blanks with correct preposition. I have never looked on a face that was so devoid of भरा जाएगा यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशन। ठीक है, ऑफ के साथ फीलिंग आएगा। इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिव सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही सेड देयर डिस्प्रेगिंग अबाउट द लीगल सिस्टम, इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। बेलेटलिंग जो होगा, बेलेटलिंग, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अबोरिंगिनस जो है, अबोरिंगिनस, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल जो है पैसेज से पूछा गया है। ये पैसेज जो है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली बिकम्स एन अडल्ट व्हेन दे टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, ये वाला पैसेज है। आप अपने प्रश्न पत्र में इसको मिला लीजिएगा और इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, व्हिच इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू यूएस। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्ड्रेन मे लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री, यूएस में जो है मिनिमम एज क्या है मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए, तो इस पैराग्राफ के अनुसार क्या है, 18 साल है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर के 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा उस समय, वास्तविक समय जो है 12:48 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो अंतिम से दूसरे स्थान पर जो है स्पेसिफिकली जो वाला जो शब्द है, ए ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। कबूतरों की पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। पी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 जो है दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोड़ हैं। ठीक है, P1, P2, P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। तो ये भी जो भी डाटा दिया गया है इसके आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कितने कबूतर हैं, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। एक कूट भाषा में इस शब्द से इसको लिखा जाता है, उस भाषा में इस शब्द से किसको लिखा जाएगा, कौन सा वर्ड है जिसको लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसमें भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, IRUEFVLBVMLK, ये वाला ऑप्शन जो है आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प जो है इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। मैं आपको कथन पढ़ के बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद ऑप्शन पर जाते हैं। ठीक है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। और दूसरा कथन क्या है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। ठीक है, ये दोनों कथन हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारण हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी और निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो कौन से एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो मेसी नामक एप्लीकेशन को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जो नेताओं ने इस पर कदम उठाने के लिए बात की है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। रिक्त स्थान ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संस्थानों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने? ISLRTC। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ISLRTC जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में रिक्त स्थान की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसकी? तो प्राकृतिक गैस की। ठीक है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने अपने यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। सवाल नंबर 17 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र को। ठीक है, बायकुला रेलवे स्टेशन को मिला है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल जो है हमारा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। द ईगल्स नेस्ट के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ये तोरण किला को जाना जाता है। डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? तो कहाँ पर? ये ओडिशा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओडिशा। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो किसने? जॉर्जिया ने। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है और इसने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। घोड़े की नाल की आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल, कहाँ पर, कौन सी? तामिया हिल स्टेशन जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आपको ध्यान रखना है, तामिया हिल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी कि पार्टनर बना है? तो कब बना है? तो 1995 में भारत जो है 1995 में आसियान का भागीदार बना है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसमें जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नीति सार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीति सार जो है कामंदक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कामंदक के द्वारा लिखा गया है।
सवाल नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चलिए मिला लेते हैं इसको। इसमें जो है जाम्बिया का क्या हो जाएगा? जाम्बिया का हो जाएगा लुसाका। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी? लुसाका हो जाएगी। और क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हवाना हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? किगाली। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? किगाली हो जाएगी। बहरीन की क्या हो जाएगी? मनामा। ठीक है, बहरीन की मनामा हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। छोटी चीता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो कहाँ की कला है? तो ये उड़ीसा की कला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला BOT डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो कौन है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, आपको इस पेपर की यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सागर सिविल सर्विसेज के, और उस पर आपको ये PDF जो है मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। दोस्तों, हिंदी से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं पैसेज से, इसको देख लेते हैं। आपको अपने प्रश्न पत्र में इस वाले पैसेज को मिला लेना है। उसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं मैं उनके उत्तर आपको बता देता हूँ, उससे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, पैराग्राफ है, मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान हैं। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आपको ये वाले पैराग्राफ के सवाल देखने हैं। चलिए देख लेते हैं इससे सवाल कौन से पूछे गए हैं। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गिनती में ना आना, किसी भी गिनती में ना आना। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भर्त्सना का तात्पर्य क्या होता है? तो भर्त्सना का तात्पर्य क्या होता है? निंदा और तिरस्कार। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निंदा और तिरस्कार। लेखक की परेशानी का कारण क्या था? ठीक है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 देखते हैं। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए जो है भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 35। लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला गद्यांश जो है, राष्ट्र केवल जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। ये वाला पैराग्राफ है। इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं आप उनके उत्तरों को मिला लीजिए। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? इसमें राष्ट्र जो है वो संज्ञा है। ठीक है, सांस्कृतिक क्या है? ये विशेषण है। और विरासत क्या है? ये भी संज्ञा है। तो संज्ञा, विशेषण और संज्ञा, इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अंतर्विरोध जो शब्द है उसमें किस प्रकार की संधि है? तो उसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, तब व्यक्ति की दृष्टि जो है संकुचित हो जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है इस पैराग्राफ के अनुसार। धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 देखते हैं। देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है। देश में चलने वाले अनेक प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उनका क्या परिणाम होता है। आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित लाइन चार्ट्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है 41 से 45 तक। ठीक है, नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग जो है रेखा ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ में दर्शाया गया है। लंबाई जो है डेकामीटर में दी गई है। विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय को सेकंड में दिया गया है और एक डेकामीटर जो है 10 मीटर के बराबर माना गया है। ठीक है, ये जो है आपका ये ग्राफ है, इसको आप देख लीजिएगा और इसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हों। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 86 सेकंड। ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, यदि ट्रेन बी और डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हो तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय कौन सा हो जाएगा। तो उनका जो समय हो जाएगा 9.78 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9.78 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, तो 91.82 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा 91.82 सेकंड जो है इसको समय लगेगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 देख लेते हैं। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी कितनी हो जाएगी। तो पटना से दिल्ली के बीच की जो अनुमानित दूरी कितनी हो जाएगी, 529.2 किलोमीटर। ठीक है, 529.2 किलोमीटर हो जाएगी। डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर की दूरी पर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंचती हैं तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो कितने समय बाद, तो 5.96 घंटे बाद। ठीक है, 5.96 घंटे बाद छोड़ा होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो है वो पाई ग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं पाई चार्ट से संबंधित उसको देख लेते हैं। ये चार्ट है, आपको ध्यान रखना है, मिला लेना है। और इसके आधार पर जो सवाल पूछा गया है वो पहला सवाल क्या है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या हो जाएगा। करोड़ में बताते हैं आपको, तो 48.75। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, 48.75 करोड़। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, तो वो है 80.96। ठीक है, ध्यान रखिएगा 80.96 मिलियन है, इसको ध्यान रखना है। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 36% जो है वो कम है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो यह है 18 सही 11/48। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, 18 सही 11/48। सवाल नंबर 50 देख लेते हैं।
पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो कि भारत के पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर हैं। यदि पश्चिम क्षेत्र की महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या जो हो जाएगी वो 500 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 500 मिलियन होगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला सवाल जो है वो भी चार्ट पर आधारित है। ठीक है, और इसमें आपको ये वाला चार्ट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मिलाली जी का पुस्तकें और दुकानों से संबंधित जो चार्ट दिया गया है उसमें जो सवाल पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये है और दुकान 2 और 3 में विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 36.825 है और दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत की दी गई है? तो वो दी गई है 16.98। ठीक है, 16.98 की बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? तो कितना हो जाएगा? तो 580.5। ठीक है, 580.5 रुपये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 देख लेते हैं। किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत में क्या हो जाएगा? तो 4% का। ठीक है, 4% का हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखते हैं। दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? तो पुस्तक डी का जो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1600 रुपये हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात जो है 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 रुपये है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना हो जाएगा? तो दुकान 2 में जो विक्रय मूल्य है वो लगभग हो जाएगा 230 रुपया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है दोस्तों वो भी तालिका पर आधारित है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक सवाल पूछे गए हैं इस बार। तो इतने टाइम टेकिंग सवाल हैं कि इनको आप परीक्षा हाल में कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ये छोड़ने वाले ही सवाल थे आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके आधार पर मैं आपको सवाल जो हैं उनके उत्तर बता देता हूँ। मई के महीने में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि 12%, 16% और 25% की वृद्धि की गई है। जून महीने में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई जो कुल राशि है वह कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2672 रुपये। ठीक है, 2672 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अंतर पूछा गया है। तो अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर हो जाएगा 1250 रुपये का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1250 रुपये। सवाल नंबर 58 देखते हैं। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फ़ोन बिल और बिजली के बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अनुपात क्या है? तो वो अनुपात जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 335 अनुपात 435। ठीक है, 335 अनुपात 435। सवाल नंबर 59 देख लेते हैं। सवाल नंबर 59 में क्या है? परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों के भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों की भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? तो कितनी है? तो इसमें जो है 210 सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, 210 सही होगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि में से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो 12% अधिक है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 12%। चलिए जीके जीएस के जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं जल्दी से। अकबरनामा का रिक्त स्थान खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा खंड है? वो तीसरा खंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरा खंड। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा
मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो राखी गढ़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राखी गढ़ी जो हड़प्पाई स्थल है, यहाँ पर हाकड़ा मृदभांड के भंडार जो हैं शामिल हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा, राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो कहाँ पर किया था? डुंगेश्वरी गुफा में किया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डुंगेश्वरी गुफा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थानेसर जो है। अगला सवाल देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह कहाँ पर है? तो मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मणिपुर। सवाल नंबर 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो बंटवाल नदी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेत्रावती नदी को। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नेत्रावती नदी को। अगला सवाल देखते हैं। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन मेरे मुंह में गिरेगी, हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? किसका? तो अवध का। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के संदर्भ में ये कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, अवध के बारे में कहा था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो कब दिया था? 1939 में दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए किसे भारत भेजा था? तो किसे भारत भेजा था? तो ए ऑप्शन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था गांधी जी या कांग्रेस से समझौता करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो इस साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध रिक्त स्थान के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। तो किस समझौते के तहत? लखनऊ पैक्ट के तहत। ठीक है, 1916 में जो हुआ था उसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक साथ आए थे। सवाल नंबर 72 देखते हैं। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जलभृत नाम से जाना जाता है, जलभृत नाम से जाना जाता है इसे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिलाम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो कौन सी संस्था करती है? CSIR NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। डी ऑप्शन इसके द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। सवाल नंबर 75 देखते हैं। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है? अपने राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसमें जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो इसमें क्या है? तो उच्च उपज वाली जो किस्में हैं, हाई यील्ड वैरायटी, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटायरिंग अथॉरिटी की स्थापना की है। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से ये सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी यानी कि एंटी प्रॉफिटेरिंग जो शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाएगा 1 दिसंबर 2022 से, तो ये किया जाएगा सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो किसके परामर्श से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वो क्या है? वो है 7 से 12, 2007 से 2012 तक के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक नियोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो इसमें ये नहीं होगा, ये भुगतान संतुलन का समायोजन होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भुगतान संतुलन का समायोजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनको कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 जो है वो मुख्यमंत्रियों के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये आप सभी को पता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 358 और 59 दोनों के तहत निलंबित किया जाता है। ठीक है, इसमें 358 नहीं दिया गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 359। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है कम्युनल अवार्ड को रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो आर्कमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो एलम सिंघवी समिति। ठीक है, एलम सिंघवी समिति जो है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप किया जाता है? तो टिन का लेप किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिन। अगला सवाल देखते हैं, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? तो आग के पास जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा जो पाउडर है उसको छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए मैथ के सवाल को देख लेते हैं। देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इसका खर्च ना बढ़े? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20%। ठीक है, सवाल नंबर 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ये जो सवाल है 341 की पावर 491 है, फिर इंटू है 625 की पावर 317 है। इसका जो है गुणनफल में इकाई अंक को पूछा गया है, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा? तो इसमें इकाई का अंक होगा 0। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला माना जाता है? तो ये पारे की वाष्प होती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मरकरी की। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं 93 नंबर। ये जो सवाल है -27 फिर गुणे फिर -16, ये इसका जो है मान पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 810। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इसका सही होगा 810। सवाल नंबर 94 देखते हैं। यदि 0.04 का होल स्क्वायर फिर भागे फिर 0.08 फिर गुणे, ऐसे करके जो सवाल पूछा गया है इसमें y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा y का मान जो है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है 95 नंबर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे करके जो सीरीज़ दी गई है उस सवाल को आप मिला लीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा, 3465। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 96, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना मुहावरे का जो सही अर्थ है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो रिश्वत देना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चांदी का जूता मारना रिश्वत देना होता है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। भारतीय आत्मा किस कवि का नाम है, उपनाम है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उर्मिला धन ईश। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, उर्मिला धन ईश। सवाल नंबर 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है सही होगा। निशीथ, मध्यरात्रि और ये वासर जो है ये दिन की पर्यायवाची है, इसके साथ दे दिया गया है इसको। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो अंतिम सवाल है उसको देख लेते हैं। 100 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थाती, थाती वाला और धरोहर स्थिरता के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 29 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस पेट में, उसके सारे सवालों को कवर कर लिया है। ठीक है, और इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों को उसकी सूचना सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।